थर्मल एक्सपेंशन में पॉइंट नंबर 1 कि हीट से कॉन्सेप्ट स्टार्ट था। हीट के अंदर ये बता रखा है कैसे कैलोरी को जूल में और जूल को कैलोरी में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे कि अगर हीट 15 कैलोरी है, जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.2, और अगर जूल में गिवन है तो डिवाइड बाय 4.2 कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इसमें और कुछ नहीं करने वाला। नेक्स्ट है थर्मोमेट्री, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो टेम्परेचर के मेजरमेंट में काम करती है। बात खत्म। टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है। जब आप एक स्केल से दूसरे स्केल में एंटर करते हो तो ये फॉर्मूला है। जैसे टेम्परेचर ऑन वन स्केल, जैसे मान लो सेल्सियस स्केल है, तो सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर लोअर फिक्स पॉइंट का मतलब है कि इसका नीचे का टेम्परेचर 0 है, और अपर फिक्स पॉइंट का मतलब ऊपर का टेम्परेचर जो कि 100 है। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 100 माइनस 0। और यहाँ पर भी लोअर फिक्स पॉइंट जो टर्म यहाँ पर है वही टर्म यहाँ पे आएगी। जैसे फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट में लोअर पॉइंट 32 है और हायर 212 है, और लोअर अगर 32 है तो यहाँ भी 32 है, और फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है। मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। इसमें ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा। एक फॉल्टी थर्मोमीटर है जो मेजर करता है किसे, जिसके फिक्स पॉइंट है, लोअर फिक्स पॉइंट 5 है और हाईएस्ट कितना है 95 है। ठीक है, लोअर और हाईएस्ट ऐसे। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एज मेजर्ड बाय अ फॉल्टी थर्मोमीटर 59। तो फॉल्टी थर्मोमीटर 59 टेम्परेचर को मेजर करता है। फाइंड करेक्ट टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल। तो एक स्केल फॉल्टी है और एक सेल्सियस है। तो सेल्सियस में क्या आएगा नीचे 100 माइनस 0, और यहाँ पर भी 0, और यहाँ टेम्परेचर सेल्सियस पे निकालना है। और फॉल्टी में लोअर कितना है 5, हायर कितना है 95, और लोअर कितना है 5, यहाँ भी 5, और टेम्परेचर फॉल्टी पे ऑलरेडी गिवन है कितना 59। सॉल्व करके टेम्परेचर सेल्सियस पे आएगा। तो इस तरीके से इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है अगर टेम्परेचर कन्वर्जन में आता है तो। इसके बाद है थर्मल एक्सपेंशन। चीज़ें एक्सपैंड होती हैं जब आप उसे हीट करते हो। 3 किस्म की एक्सपेंशन है। लीनियर जब लेंथ इंक्रीज होती है, सुपरफिशियल जब एरिया इंक्रीज होता है, और क्यूबिकल जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो यहाँ से आपने फॉर्मूले याद करने हैं। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में लेंथ अगर L है और डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर है तो नई लेंथ इसके इक्वल है। अल्फा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सिमिलरली सुपरफिशियल में एरिया इंक्रीज होता है। तो एरिया कैसे इंक्रीज होता है, नया एरिया पुराना एरिया 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। बीटा का मतलब कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। वॉल्यूम में V डैश इज V इंटू 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। गामा का मतलब कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। 3 फॉर्मूला याद करने हैं। कोई डेरिवेशन पूछने वाला है नहीं वैसे बताऊं इसमें। इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन आइडल गैस का क्या होता है पूछेगा, तो क्या करना है, गैस की इक्वेशन लिख देने P = nRT, और अगर वॉल्यूम में चेंज है तो टेम्परेचर में भी चेंज है तो P डेल्टा V nR डेल्टा T। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लो, 2 और 1 को डिवाइड कर लो तो इक्वेशन आ गई। NR से NR कट गया, P से P कट गया तो ये रेशियो आ गई। डेल्टा T को नीचे ले आओ तो ये रेशियो आ गई। अब मेरे को एक चीज़ पता है, वॉल्यूम कैसे एक्सपैंड होती है, V डैश V 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। तो V डैश V इंटू गामा इंटू डेल्टा टी। V डैश माइनस V की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल आएगी, डेल्टा V इसके इक्वल आएगी। यहाँ से एक काम कर सकते हैं, डेल्टा V को डिवाइड करो V से और डेल्टा T से, तो क्या आएगा गामा। तो ये देखो ये चीज़ क्या आ गई गामा। तो गामा किसके इक्वल आ गया 1 बाय टेम्परेचर। तो गैस का क्यूबिकल एक्सपेंशन अगर कोई पूछे तो वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन टेम्परेचर। तो ये टॉपिक है। नेक्स्ट है, ये आ सकता है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा। इसके अंदर आपने एक क्यूब लेना है, क्यूब की लेंथ L लेनी है, वॉल्यूम क्यूब का L क्यूब है। आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये नई लेंथ है। तो नई लेंथ क्या है, अल्फा की टर्म में नई लेंथ आएगी, ये आएगी। तो नया वॉल्यूम क्या आएगा, L डैश का क्यूब आएगा। तो L डैश की वैल्यू को पुट कर दो, इसका क्यूब कर दो, A प्लस बी का होल क्यूब, A क्यूब B क्यूब 3 इंटू A इंटू B इंटू A प्लस बी, पूरा एक्सपैंड कर दो। अल्फा क्यूब और अल्फा स्क्वायर की टर्म बहुत छोटी होती है, इन्हें निगलेक्ट कर दो, तो आपके पास ये टर्म आएगी। और L क्यूब क्या होता है, पुराना वॉल्यूम। यहाँ से V डैश माइनस V की टर्म ये आ जाएगी। तो चेंज इन वॉल्यूम आ गया इन टर्म्स ऑफ अल्फा। लेकिन हमें वॉल्यूम का चेंज पता है इन टर्म्स ऑफ गामा। तो वॉल्यूम, नया वॉल्यूम क्या होता है V इंटू 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। इसे ओपन करके V डैश माइनस V निकालो तो ये भी V डैश माइनस V है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अल्फा।
और ये v डैश माइनस वी इन टर्म्स ऑफ गामा दोनों को इक्वेट कर लो, इक्वेट करके आंसर आ गया अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई 3। तो ये अल्फा और गामा का रिजल्ट है। सिमिलरली लिख देना बीटा और अल्फा का रिजल्ट भी है, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2, इन्हें कंबाइन करना अल्फा बाई 1 इज बीटा बाई 2 इज गामा बाई 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, नहीं आएगा, नहीं आएगा। वेरिएशन ऑफ डेंसिटी आएगी। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है मास चेंज नहीं होता, तो वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी घटती है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे इसमें, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम का वेरिएशन का फॉर्मूला हमें पता है गामा की टर्म में। आप ऐसा कर सकते हो, वॉल्यूम पुराना मास बाय पुरानी डेंसिटी, नया वॉल्यूम मास अपॉन नई डेंसिटी, मास चेंज नहीं होगा। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके रो डैश इन टर्म्स ऑफ रो, इसे न्यूमिनेटर में ले जाओ, बाइनोमियल लगा दो, आंसर यहां तक करके आना है। तो डेंसिटी का ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। याद रखना एक फैक्ट कि जब वाटर 0 से 4 डिग्री पे जाता है और टेम्परेचर बढ़ता है तो कायदे से वॉल्यूम को बढ़ना चाहिए, पर पानी का वॉल्यूम बढ़ता नहीं है, घटता है। 4 डिग्री के बाद वो नॉर्मल बिहेव करता है और वॉल्यूम बढ़ता है। तो ग्राफ याद करना है कि वॉल्यूम पहले घटता है 4 डिग्री तक, फिर बढ़ता है, और डेंसिटी उल्टा बिहेव करती है, पहले डेंसिटी बढ़ती है और फिर घटती है। उल्टा ग्राफ है इसका, बस ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, इसके अंदर एक न्यूमेरिकल है जिसमें पेंडुलम वाला न्यूमेरिकल बहुत फेमस है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो पेंडुलम की लेंथ ना बढ़ जाती है। लेंथ बढ़ने से टेम्परेचर भी, टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है, टाइम पीरियड बढ़ता है। टाइम पीरियड बढ़ने से जो काम छोटा है वो काम लंबा हो जाएगा, तो ये लॉस है, लॉस इन टाइम पीरियड है। और टेम्परेचर घटने से लेंथ घटती है, टाइम पीरियड घटता है, तो काम जल्दी हो जाएगा, तो इसको गेन बोलते हैं, गेन इन टाइम पीरियड। तो आपने वो ये कह रहा है कि एक पेंडुलम है जो करेक्ट टाइम कब दिखाता है, 20 पे दिखाता है, लेकिन हमने उसका टेम्परेचर कितना कर दिया, 40 कर दिया। वो गेन करेगा या लूज करेगा ये आपको बताना है, टाइम पीरियड ये बताओ, और गामा तुम्हें गिवन है। तुम टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख लो, एरर का रूल लगा लो, डेल्टा टी बाई टी हाफ इंटू डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल की वैल्यू, यहाँ से एल डैश की वैल्यू कितनी है, एल इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा थीटा। इसे ओपन करके डेल्टा एल की वैल्यू एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा थीटा को यहाँ पे पुट कर देते हैं। पुट करके आपके पास एल से एल कैंसिल। क्वेश्चन में गामा गिवन है, अल्फा नहीं गिवन, तो हम अल्फा की जगह क्या पुट करेंगे, गामा बाई 3। और टेम्परेचर हमें 40 गिवन है और नॉर्मल टेम्परेचर 20 है, तो चेंज इन टेम्परेचर 40 में से 20 गया 20। सॉल्व करके आपके पास गामा पता है, सॉल्व करके डेल्टा टी बाई टी आ गया। एक दिन में कितना लॉस हुआ, इस टाइम पीरियड को एक दिन यानी कि टाइम पीरियड 24 इंटू 3600 से मल्टीप्लाई करके टोटल लॉस की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से टोटल लॉस की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, आइडिया क्लियर है यहाँ तक? तो टोटल लॉस आएगा। ये कंपटीशन की शीट है, ये नहीं करनी आपने इसमें। और मैंने +2 वाले स्टूडेंट्स के कुछ टॉपिक ऐसे हैं +2 के जो मेंस एनसीईआरटी में कटे हुए हैं। उनमें से बहुत फेमस टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियोमीटर। मैंने खूब हफ्ता लगा के करवाया था +2 वालों को, हालांकि बहुत बच्चों ने कहा कोर्स में कट गया, में मेंस में नहीं है। आप गूगल पे चेक कर लो, आउट ऑफ सिलेबस मेंस का पेपर है परसों, पोटेंशियोमीटर आया है। फिर मैंने कहा था कारनोट कट गया, कारनोट का पेपर में क्वेश्चन मेंस का पेपर आ गया। तीसरा मैंने बोला डॉपलर हट गया, डॉपलर भी आ गया। तो बिल्कुल मत देखना है मेंस के सिलेबस को, सारा सिलेबस करना, मैंने सारा करवाया है, सारा ही करके जाना है, बातें खत्म। ठीक, मतलब ये हर साल की बात है, इस बार कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, हर टॉपिक को टच करते हुए गए हैं। ठीक, मतलब बता रहा हूँ मैं, कहीं और सोचो कि आराम से चले जाओगे, वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक।
ये कंपटीशन की शीट है, नहीं करनी। स्पेसिफिक हीट में देखो, स्पेसिफिक हीट में, लेटेंट हीट में कोई थ्योरी नहीं बनती, सिर्फ न्यूमेरिकल है। इसके अंदर पहला फॉर्मूला कि अगर m मास गिवन है, अमाउंट ऑफ हीट कितनी रिक्वायर्ड है कि टेम्परेचर डेल्टा टी राइज हो जाए, mc डेल्टा थीटा। और ऐसे अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो nc डेल्टा थीटा, c को बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। सिंपल स्पेसिफिक हीट की जगह मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है इसके अंदर कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या लॉ ऑफ मिक्सचर क्या होता है पूछेगा। तो जब कोई गर्म और ठंडी बॉडी कांटेक्ट में आती है तो गर्म बॉडी क्या करेगी, हीट को लूज करेगी, ठंडी बॉडी हीट को गेन करेगी। कब तक? जब तक उनका टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। ये है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। नेक्स्ट है जब चेंज ऑफ स्टेट होती है तो उस केस में लेटेंट हीट यूज करते हैं। तो लेटेंट हीट में जब बॉइलिंग है या फिर आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है तो लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला एक ही है, Q इज इक्वल टू ml। तो मैंने एक एग्जाम्पल करवाया था, इसके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आना है। लेकिन किसी न्यूमेरिकल में अगर आपको लेटेंट हीट ऑफ स्टीम नहीं गिवन तो बाय डिफॉल्ट आपको न्यूमेरिकल आ जाए तो आपको यूज करनी है 540 कैलोरी पर ग्राम। और आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है और आपको लेटेंट हीट नहीं गिवन तो फिर 80 कैलोरी पर ग्राम याद कर रहे हैं। कई बार नहीं गिवन होती, ऐसे यूज करना है। नेक्स्ट है अगर आपके पास -150 पे आइस है, उसको स्टीम पे लेके जाना है 150 पे, तो हीट देनी पड़ेगी। पहले आप स्टेजेस मेंशन करो, कैसे? -150 से 0, 0 से 0 वाटर, 0 से 100 वाटर, 100 वाटर 100 स्टीम, 100 स्टीम से 150 स्टीम। तो जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अप्लाई करो Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। जब स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रही है तो हीट टेम्परेचर चेंज बिल्कुल नहीं होता। अप्लाई करो Q इज इक्वल टू ml। जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, Q इज इक्वल टू ml, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। डेल्टा टी में बड़े में से छोटा टेम्परेचर माइनस कर देना, बात खत्म। ठीक, तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को आपने सॉल्व करना है। इसके अंदर जो नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ हीट, बहुत लंबा और थ्योरी वाला चैप्टर्स की टाइप में चलता है ये, तो इसको 15 मिनट में कैसे ख़त्म करना है बस मैं बता देता हूँ आपको। देखो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपकी अपनी है, वो तो मैं 1 घंटे में कैसे करवाऊंगा, पर मैं मेन चीज़ बता सकता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा हेल्प हो जाएगी आपको, और कुछ नहीं है। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट के अंदर सबसे पहली चीज़ है कि हीट ट्रांसफ़र 3 तरीके से हो सकती है। पहला तरीका कंडक्शन है, दूसरा कन्वेक्शन है और तीसरा रेडिएशन है। कंडक्शन में सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र करने का तरीका कंडक्शन है। इसके अंदर कुछ नहीं है करने वाला, एक बॉडी है, एक फेस का टेम्परेचर T1 है और एक का T2 है और लेंथ इनके बीच में x है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसमें A है। तो कितनी हीट ट्रेवल करेगी? हीट ट्रेवल करेगी जो एरिया पे डिपेंडेंट है, कितने टाइम पे डिपेंडेंट है। टाइम ज़्यादा तो हीट ज़्यादा ट्रांसफर होगा, टेम्परेचर डिफरेंस और x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसे कंबाइन करेंगे और कांस्टेंट लगाएंगे। ये कांस्टेंट को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये फॉर्मूला याद करना है, इसके ऊपर सीधा न्यूमेरिकल आने वाला है, कोई थ्योरी नहीं आती, न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है यहाँ तक। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट है अगर मैं Q को टाइम से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको बोलते हैं हीट करंट H, हीट करंट H। ठीक, तो ये हीट करंट H हो गया। तो Q/T की वैल्यू हीट करंट H क्या आया? KA T1 माइनस T2 की जगह टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ x। अब मेरे को पता है कि Q/T हीट करंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा T को डिवाइड करता हूं इससे। नॉर्मल ओम्स लॉ में जो करंट होता है वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इस चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस की जगह टेम्परेचर डिफरेंस, करंट की जगह हीट करंट, तो ये टर्म क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस। इसको थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं, x डिवाइडेड बाय k। तो फॉर्मूला याद करना है थर्मल रेजिस्टेंस का। तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है x डिवाइडेड बाय ka, और कई बुक्स x को L लिखती हैं डिवाइडेड बाय ka। ये याद करना है। जब हीट ट्रेवल करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तो टेम्परेचर आगे जाने में डिक्रीज होता है, क्योंकि हीट मूव करती है हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर मूव करती है। तो कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो गया और कितनी लेंथ में डिक्रीज हुआ, इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं इसे। तो कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, कितनी लेंथ में चेंज हुआ, इसी रेशियो को टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। तो लिखा भी हुआ है इसमें, चेक करो। ये रहा आपका
टेम्परेचर ग्रेडियंट, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई लेंथ x। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने कैसे प्रूव करना है बता दिया। नेक्स्ट जो है इसमें, इसके अंदर इसके न्यूमेरिकल आना है। जैसे सपोज करो ये 100 और ये 0, वो कहेगा हीट ट्रेवल करेगी 100 से 0 तक, और रास्ते में एक जो है दो मटेरियल ज्वाइंट है, और एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालो T क्या होगा इनका। क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो हीट फ्लोइंग पर सेकेंड दोनों में क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ पे लगाओ Q/T का फॉर्मूला, यहाँ पे लगाओ Q/T का फॉर्मूला। ये देखो पहले सरफेस में टेम्परेचर डिफरेंस कितने 100 माइनस टी, और दूसरे में कितने T माइनस 0, 100 माइनस टी और लेंथ इसकी x है, और T माइनस 0 इन्हें इक्वेट करके K1 K2 गिवन है, यहाँ से सॉल्व करके क्या आएगा T की वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे नेक्स्ट है इसके अंदर पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर दो रॉड सीरीज में कनेक्टेड है K1 K2 और आप एक रॉड लगाना चाहते हो, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है, तो K1 K2 का क्या रिलेशन है ये कैलकुलेट करने के लिए काम करो, इसमें यही लगाना, सीरीज के अंदर R1 प्लस R2 करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला रिजल्ट लगा देना। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, D1 बाई K1 है, इसकी वैल्यू D2 बाई K2 है, और इसकी वैल्यू D1 प्लस D2 इंटू K इंटू A, कि जब दो रॉड लगाओगे, दो की जगह एक लगाओगे तो डिस्टेंस इसकी लेंथ D1 प्लस D2 ही होगी। पर अगर D1 D2 D के इक्वल है तो ये फॉर्मूला मार्क कर सकते हो, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो 2 डिवाइडेड बाई KS इज 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। तो अगर दो रॉड सीरीज में कनेक्टेड है तो KS का ये फॉर्मूला है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हो K1 K2 ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट आएगी, कुछ हीट ऊपर जाएगी, कुछ हीट नीचे से आएगी, तो हीट फ्लोइंग पर सेकेंड डिवाइड हो जाएगी ऊपर और नीचे की रॉड में। लेकिन इसका एक्सप्रेशन ऐसे करना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिजल्ट लगाना है पैरेलल का, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू लगानी है दोनों में और नहीं में। तो यहाँ से एरिया बराबर करते हुए आपके पास ये फॉर्मूला आएगा, अगर मार्क करने को आ जाए, अगर एरिया मान लो बराबर है A1 A2, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में थर्मल कंडक्टिविटी का ये इक्विवेलेंट फॉर्मूला है, सीधा ऑप्शन में मार्क करने को आ सकता है। इसके बाद है कन्वेक्शन। एयर और वाटर जो गर्म होते हैं, जिसमें एक्चुअल मॉलिक्यूल मूव करते हैं, हीट को ट्रांसफर करवाते हैं, उसे कन्वेक्शन बोलते हैं, इसके ऊपर आने का चांस नहीं है। नेक्स्ट है रेडिएशन। रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में हीट जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करेगी। इसके अंदर कुछ लॉज हैं। सबसे पहले प्रीवॉस्ट की थ्योरी है। प्रीवॉस्ट की थ्योरी एक लाइन में ये कहती है कि अगर कोई भी बॉडी है इस दुनिया में, कोई भी बॉडी है, वो कॉन्टिन्यूसली हीट को एक्सेप्ट कर रही है सराउंडिंग से और रिलीज भी कर रही है। अगर वो हीट ज़्यादा छोड़ रही है और ले कम रही है तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, और अगर लेने और देने का रेट बराबर है तो बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये प्रीवॉस्ट थ्योरी है। और अगर ले ज़्यादा रही है, छोड़ कम रही है, तो बॉडी का टेम्परेचर अप हो जाएगा। ये प्रीवॉस्ट थ्योरी है। इसके बाद क्या है, इसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कायदे से। ये भी कट गया है मेंस के सिलेबस में और नीट के सिलेबस में आज भी आता है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। एनसीईआरटी में कट चुका, खासा 30 के अंदर पेपर में आया हुआ है, बहुत सारे स्कूल में आया एक्सप्लेन न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। मतलब एक बात तो पक्की, ऐसा सिलेबस कोई नहीं देख रहा, तो लगे हुए हैं पेपर डालने, ठीक है। सिलेबस सिर्फ बनाने वाला काट पीट रहा है बैठ के, काटने दो उसे। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग आ सकता है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अंदर क्या गिवन है, इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ कूलिंग, देखो ये कहाँ लगता है, जब कोई बॉडी ठंडी हो रही होती है सराउंडिंग में तो लगता है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो जब कोई बॉडी ठंडी हो रही होती है तो कैसे लगेगा, तो वो बॉडी कितनी जल्दी ठंडी होगी वो डिपेंड करता है बॉडी और एनवायरनमेंट के टेम्परेचर डिफरेंस पे। अगर वो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो बॉडी जल्दी ठंडी होगी, और अगर कम है तो बॉडी लेट ठंडी होगी। तो वो कह रहा है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है, जो रेट ऑफ कूलिंग यानी कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। तो ये देखो, ये लिख के दिखाया उसने। मान लो बॉडी का टेम्परेचर T और सराउंडिंग का T0 है, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या है, dQ बाई dt। लॉस है तो आगे साइन क्या आया, माइनस, तो माइनस dQ बाई dt रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट प्रोपोर्शनल है किसके, T माइनस T0 बॉडी का और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस के बीच में। ये है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो अगर 3 नंबर में आए, आपको सारा लिखना है, पहले स्टेटमेंट लिखनी है, फिर ये स्टेप लिखना है, कांस्टेंट K लगाना है जो एरिया ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, उसके बाद यहाँ तक रोक लेना है, फिर आगे कंटिन्यू करना है। अगर मान लो बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो हीट रिलीज करेगी, कितनी हीट रिलीज करेगी, dQ mc dt। टाइम से डिवाइड कर दो, dQ बाई dt की रेशियो आ गई,
इस डी क्यू बाई डी टी की रेशियो को यहाँ पुट कर दो, माइनस के आ गई यहाँ पे, तो ये रेशियो आ गई। यहाँ से काम करो, डी टी बाई डी टी एक तरफ, एम और सी एक तरफ, और ये सब कांस्टेंट, इसके नया कांस्टेंट के पुट कर दो, ये है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का रिजल्ट। यहाँ तक तो कम से कम करके आना है, पर बहुत अच्छा होगा अगर आप आगे भी लिखें। तो ऐसे कैसे करेंगे, टेम्परेचर वाली टर्म्स को एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, दोनों तरफ की इंटीग्रेशन कर दें। मैथ में 1/x की इंटीग्रेशन log x है, 1/t माइनस टी नॉट की जो इंटीग्रेशन है वो log ऑफ t माइनस टी नॉट है। और यहाँ पर क्या है, माइनस के टी, और कांस्टेंट क्या लगेगा c, क्योंकि लिमिट लगी हुई तो यहाँ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। इसमें जब log की टर्म राइट साइड पे जाएगी, e जो बेस है वो यहाँ आएगा और ये पूरी पावर इसके ऊपर आ जाएगी, और टी नॉट राइट साइड पे चला गया, यहीं तक छोड़ दो। तो मतलब न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में पहले डेफिनेशन आएगी, फिर पूरे का पूरा ये रिजल्ट आएगा, और अगर ये ना आया तो फिर आएगा ग्राफ मार्क करो या बनाओ डेल्टा टी में और टाइम में। इधर आ जाओ ऊपर, डेल्टा टी, ये रहा आपका डेल्टा टी, डेल्टा टी और टाइम में एक्सपोनेंशियल कर्व है, नेगेटिव साइन के साथ गिर रहा है, नीचे गिरेगा, तो ग्राफ एक्सपोनेंशियल है, ऐसे गिरेगा। तो चेंज इन टेम्परेचर और टाइम का कर्व है ये। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद ग्राफ है log ऑफ t माइनस टी नॉट और टाइम का, log ऑफ t माइनस टी नॉट गिरा, log ऑफ t माइनस टी नॉट और टाइम का कर्व स्ट्रेट लाइन है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये आपका ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा विद नेगेटिव स्लोप। क्लियर है यहाँ तक? तो ये इसके रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का न्यूमेरिकल अगर आया तो ऐसा आएगा, ये फॉर्मूला याद करना है आपने। अगर एक बॉडी का टेम्परेचर 60 से 40 हो गया 7 मिनट में, 40 से कितना हुआ अगले 7 मिनट में, तुमने dt की जगह चेंज ऑफ टेम्परेचर बताना है। फर्स्ट केस में 60 माइनस 40, टाइम की जगह 7 मिनट, और इसको बोलते हैं एवरेज टेम्परेचर, 60 और 40 का एवरेज, और ये है सराउंडिंग का टेम्परेचर जो गिवन होगा। दूसरे केस में 40 माइनस टी आएगा 7 मिनट में, एवरेज टेम्परेचर और सराउंडिंग का, इन्हें डिवाइड करके टी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, तो टाइम की वैल्यू आएगी, ये आंसर है। नेक्स्ट है, ये नहीं करना आपको, रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस। इसमें एक ही चीज सीखनी है। पहली कि अगर Q अमाउंट ऑफ हीट एक बॉडी पे गिरे, उसमें से कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी, कुछ एब्जॉर्ब होगी और कुछ ट्रांसमिट होगी, तो एनर्जी कंजर्वेशन है। इसको टोटल हीट से डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड है, एब्जॉर्ब्ड है एंड ट्रांसमिटेड है, और फ्रैक्शन का सम क्या इक्वल टू 1। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके अंदर इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस, इनका सम क्या इक्वल टू 1। ठीक, नेक्स्ट है, इसके अंदर जो नेक्स्ट टर्म है, यहां से करेंगे एब्जॉर्प्टिव पावर। देखो ये पूरे चैप्टर को मैं ऐसे पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि ये तो बहुत मुश्किल है, इसकी थ्योरी बहुत खुद बनाएंगे, इसको ऐसे याद नहीं करेंगे। और मैंने न्यूमेरिकल से पहले हमेशा ये चीज़ आपको लिख के दिखाई थी, 1-2 बार लिख के दिखाई थी। सबसे पहली टर्म है इसमें एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब होता है सिंबल ए, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई और कितनी टोटल थी। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब को एब्जॉर्प्टिव पावर बोलते हैं। नेक्स्ट है एमिसिव पावर। एमिसिव पावर, इसका सिंबल है छोटा ई। दिस इज एनर्जी, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। यूनिट्स, ये यूनिट्स हैं, जूल पर सेकेंड, वॉट्स हैं, वॉट पर मीटर स्क्वायर। एमिसिव पावर ये एनी बॉडी के लिए, अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो, उसकी एमिसिव पावर को छोटे ई से रिप्रेजेंट नहीं करते, बड़े ई से करते हैं, बस सिंबल का फर्क है, डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम है। क्लियर है यहां तक? डेफिनेशन सेम है। उसके बाद टर्म आएगी एमिसिविटी। एमिसिविटी इसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रेशियो है एमिसिव पावर फॉर एनी बॉडी डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इसके बाद जो लॉ है, इसे किरचॉफ लॉ बोलते हैं। किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंगली किसी भी बॉडी की एमिसिव और एब्जॉर्प्टिव पावर हमेशा कांस्टेंट है, और वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के इक्वल है, और परफेक्टली ब्लैक बॉडी का ए एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होती है। किरचॉफ लॉ है।
नेक्स्ट जो लॉ आएगा तो वो आएगा स्टीफन लॉ। स्टीफन लॉ कहता है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए कोई बॉडी का टेम्परेचर अगर T है तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी कितनी एनर्जी एमिट करेगी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, वो इसके इक्वल है। और अगर ये एनी बॉडी हुई, परफेक्टली ब्लैक बॉडी ना हुई, तो ये स्मॉल ई हो जाएगा और इस रिजल्ट को इससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, राइट। और उसी तरीके से स्टीफन लॉ के अकॉर्डिंगली अगर बाहर एनवायरनमेंट का भी टेम्परेचर गिवन है परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, ये आएगा। और एनी बॉडी के लिए रिजल्ट जो आएगा वो ये आएगा, ये लो, ये आएगा। ये एनी बॉडी है और ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। ये है इस चैप्टर में और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। तो अगर कोई डेफिनेशन या लॉ लिखने को भी आता है तो कोई बात नहीं, हमने वर्ड में लिखेंगे। तो अगर आपको ये चीज़ें क्लियर है, उसके बाद लिखना कैसे है ये देखो, दिखाता हूँ। सबसे पहले एब्जॉर्प्टिव पावर, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, टोटल एनर्जी इंसिडेंट। एमिसिव पावर, एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया। परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ये सिंबल क्या हो जाता है, कैपिटल ई। ये वाला पार्ट नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। एमिसिविटी मैंने बता दी, एनी बॉडी और परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर के रेशियो को एमिसिविटी बोलते हैं। नेक्स्ट है किरचॉफ लॉ, बता दिया, E by A इज अ कांस्टेंट। नेक्स्ट है प्रूफ नहीं करना, प्रूफ नहीं करना। स्टीफन लॉ बता दिया, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए जो उसमें लिखा हुआ है कि वो कितनी एनर्जी एमिट करेगी पर सेकंड पर यूनिट एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। रिजल्ट बता दिया कि अगर मान लो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर गिवन है तो ये फॉर्मूला, और अगर ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है तो दोनों रिजल्ट को एमिसिविटी से मल्टीप्लाई। तो ये रिजल्ट से मैंने बता दिए। नेक्स्ट है प्रूफ नहीं करना, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का नहीं करना, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इसमें वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी बॉडी है परफेक्टली ब्लैक बॉडी और उसका टेम्परेचर अगर T, उसका टेम्परेचर मान लो 998 है, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी अपने अंदर से एनर्जी एमिट करेगी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो उसका ग्राफ अगर लैम्डा से हम प्लॉट करें कि वो कितनी एनर्जी बाहर निकालती है, वो ना एक वेवलेंथ की एनर्जी बाहर निकालती नहीं है, वो स्पेक्ट्रम निकालती है। स्पेक्ट्रम का मतलब है डिफरेंट वेवलेंथ्स निकालती है। तो शुरू में वो एनर्जी ज़्यादा निकालती है, फिर पीक वैल्यू लेके आती है और फिर गिर जाती है। अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो नो डाउट एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन पीक वैल्यू के बाद फिर नीचे गिर जाएगी। पॉइंट ये है कि जितना हाई टेम्परेचर है, पीक वैल्यू कम वैल्यू ऑफ लैम्डा पे अचीव हो रही है। ये बड़ी वैल्यू ऑफ लैम्डा है, ये छोटी वैल्यू ऑफ लैम्डा है, ये छोटी और ये छोटी और ये बहुत छोटी। तो कम वैल्यू ऑफ लैम्डा पे पीक वैल्यू अचीव हो रही है। तो रिजल्ट कैसे लिखना है, रिजल्ट ऐसे लिखना है, इट स्टेट्स दैट वेवलेंथ लैम्डा एम का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, वो वैल्यू ऑफ लैम्डा है जब वैल्यू मैक्सिमम थी एनर्जी की, corresponding to which energy emitted by a black body is maximum is inversely proportional to the absolute temperature। तो ये लॉ लिख देना, लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, लैम्डा इनटू टी इज अ कांस्टेंट। आपको कांस्टेंट की वैल्यू को याद करना है। तो लॉ लिखना है। अगर लॉ लिखने को आया, साथ में ये भी कहा गया कि इसकी ऑब्जर्वेशन भी लिखो, फिर आपको ये ग्राफ प्लॉट करके दिखाना है। इस ग्राफ के अंदर आपको जो मैंने अभी समझाया उसके कंक्लूजन लिखने अपने वर्ड में। जैसे पहला पॉइंट है, एट ईच टेम्परेचर ब्लैक बॉडी एमिट्स कॉन्टिन्यूस हीट रेडिएशन स्पेक्ट्रम, एनर्जी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल दी वेवलेंथ। हर वेवलेंथ में एनर्जी इक्वली है कि पहले कम है, फिर ज्यादा है और फिर कम है। तो हर वेवलेंथ की एनर्जी डिफरेंट है। नेक्स्ट है, तो एनर्जी एसोसिएटेड विद अ रेडिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एनर्जी पहले बढ़ती है टेम्परेचर के साथ। एज द वेवलेंथ इंक्रीजेज एनर्जी एमिटेड इंक्रीजेज रीचेज द मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीजेज। एनर्जी पहले बढ़ती है मैक्स और फिर गिरती है। और अगर आप किसी भी इसमें लैम्डा और टी के रिलेशन को लगाएं तो लैम्डा इंटू टी इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ये ऑब्जर्वेशन देखी गई। और अगर आप एरिया निकालें किसी भी कर्व का, वो आपको देगी परफेक्टली ब्लैक बॉडी ने कितनी एनर्जी एमिट की पर सेकंड पर यूनिट एरिया। और यही चीज़ किसने बताई थी? स्टीफन ने। तो ये रिजल्ट मैच करवा देना है। तो ये आपका वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्या है इसमें,
टेम्परेचर ऑफ द सन। सन अगर मान लो सन का रेडियस कैपिटल आर है और वो स्मॉल आर रेडियस में अपनी एनर्जी को बाहर फेंकता जा रहा है, तो सन की एमिसिव पावर क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एमिसिविटी सिग्मा इंटू टी की पावर 4। स्टीफन लॉ लगा दिया। तो सन अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है तो एमिसिविटी लगा दी। अब इसके अंदर एनर्जी अपॉन टाइम क्या होती है, पावर। तो यहाँ से सन की पावर निकालनी। एक चीज़ डिफाइन की, सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट होता है पावर ऑफ द सन, और वो पावर कितने एरिया में लाइट को फैला रहा है, कितने एरिया में फैला रहा है, 4 पाई छोटा r स्क्वायर। तो इस पावर को यहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास ये टर्म आएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके टेम्परेचर निकाल लेंगे। सन अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, एमिसिविटी 1 पुट कर देंगे और आंसर आएगा। बिल्कुल याद करने वाला टॉपिक है, कोई कुछ कर नहीं पाएगा इसमें, समझने वाली चीज़ ही नहीं है इसमें कुछ भी खास। वेन डिस्प्लेसमेंट लो वहाँ से कर लेंगे, यहाँ से करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है ये कॉम्पिटिशन की शीट है, ये नहीं करनी यहाँ से। मैंने आपको लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दी हुई है, ठीक है। एक काम कर देना, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर उसको जो कम से कम थ्योरी के क्वेश्चन है उसको चेकलिस्ट बना के एक एक थ्योरी के क्वेश्चन को मार्क करना है, ठीक। न्यूमेरिकल नहीं, पहले थ्योरी को पूरी, क्योंकि कोई चीज़ है, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्या करना है क्या छोड़ना है। वो लिस्ट ही आपको बताएगी कि ये थ्योरी का क्वेश्चन बोल्ड किया हुआ है, ये मेरे टॉपिक्स हो गए। न्यूमेरिकल तो देखो जो प्रैक्टिस करके जाओगे वो तो करके जाओगे, उसका तो मैं क्या ही करूँगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। जैसे नेक्स्ट बुकलेट है जिसमें KTG गिवन है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस KTG। देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर आपने प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस करनी है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस तो आ सकती है, एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ये भी आ सकता है। तो ये आपने एक कंटेनर लिया, रैंडम मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v है, v के 3 कंपोनेंट हैं, vx, vy और vz। तो ये v का फॉर्मूला √(vx², vy², vz² वेक्टर से, और स्क्वायरिंग करके इसको संभाल के रखो, बाद में काम आएगा। इस रिजल्ट में छोटे n का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसके अंदर हम एक काम करेंगे, इसका अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है और मान लो x एक्सिस की बात करता हूं, तो x एक्सिस मॉलिक्यूल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, vx इंटू डेल्टा टी। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या बन के आएगा, एरिया इंटू vx इंटू डेल्टा टी। क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम है। और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक। तो देखो m का मतलब मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है, हम ये मानते हैं। पहले हम x के अलोंग काम करेंगे। x के अलोंग एक मॉलिक्यूल जा रहा है, उसका ये मोमेंटम है, वॉल को टकरा के वापस आ रहा है तो उसका ये मोमेंटम है, और फाइनल में से इनिशियल माइनस किया, चेंज इन मोमेंटम है। तो चेंज इन मोमेंटम है। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मैंने निकाल के दिखाया, एरिया को मल्टीप्लाई कर लो vx इंटू डेल्टा टी, तो ये क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया। इस वॉल्यूम को n से मल्टीप्लाई कर लो, ये करेक्शन है। यहां पे लिखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। n का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। ये जरूरी नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल आगे जा रहे हैं, कुछ आगे जा रहे हैं और कुछ पीछे भी आ रहे हैं। तो इसको डिवाइड बाय 2 कर लो। डिवाइड बाय 2 करने का मतलब आधे मॉलिक्यूल आगे आधे मॉलिक्यूल पीछे, एवरेज आउट कर दिया। तो इतने मॉलिक्यूल पॉजिटिव x में जा रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम इतने मॉलिक्यूल्स का कितना, इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके चेंज इन मोमेंटम आ गया, ये आ गया। चेंज इन मोमेंटम में डेल्टा टी को नीचे ले आओ, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम क्या होता है, फोर्स। फोर्स की वैल्यू आ गई। ये फोर्स नेगेटिव है जो वॉल ने लगाई, तो फिर मॉलिक्यूल ने कितनी लगाई, नेगेटिव का पॉजिटिव कर दो, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, फोर्स आ गई। फोर्स को एरिया से डिवाइड किया तो प्रेशर आ गया। ये प्रेशर x का आया, y के प्रेशर में vy कर दो, z के प्रेशर में vz कर दो, और फिर एवरेज आउट कर दो। एवरेज आउट करके डिवाइड बाय 3 करोगे, mn कॉमन आ गया, और इसकी वैल्यू हमें पता है v² है। m इंटू n क्या होता है, m का मतलब मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है, n का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है।
तो एक मॉलिक्यूल का मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, जिसको डेंसिटी बोलते हैं, तो m इंटू एन क्या होती है, डेंसिटी, आंसर आ गया। तो आपने इस रिजल्ट को करना कैसे है, डायग्राम बनाना है, रिजल्ट लिखना है v का, एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम x में निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, आधे करने हैं, एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम x के लॉन्ग, टाइम नीचे आ गया तो फोर्स आ गया x के लॉन्ग, एरिया से डिवाइड करके प्रेशर आ गया x के लॉन्ग, सिमिलरली y, सिमिलरली z, और फिर एवरेज लेके m इंटू एन डेंसिटी होती है, आंसर आ गया। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि एवरेज प्रेशर कैसे करना है, इसे सॉल्व। एवरेज प्रेशर में ये कुछ नहीं करना, कुछ नहीं चाहिए ये हमें, न्यूमेरिकल में चाहिए, और न्यूमेरिकल शीट में सब मेंशन जैसे फॉर्मूलाज, ये करना है आरएमएस, मीन और एवरेज मोस्ट प्रोबेबल। जो मीन वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला याद करना है, एक ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में छोटा m है, ये मास ऑफ मॉलिक्यूल है, इस फॉर्मूले में बड़ा m है, ये मॉलिक्यूलर मास है। तुम एक फॉर्मूला याद कर लो, अगर मास ऑफ मॉलिक्यूल लेना है तो ऊपर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लेना है, और अगर तुमने छोटे m की जगह बड़ा m यूज़ किया तो k की जगह क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल R, गैस कांस्टेंट। तो ये और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है मीन का। एवरेज वेलोसिटी का √3 RT/m, बहुत मेरिकल्स आते हैं एवरेज के ऊपर, क्योंकि ये कैपिटल M है तो R आएगा, और अगर यहाँ छोटा m करेंगे तो यहाँ पर R की जगह k हो जाएगा। छोटे m का मतलब एक मॉलिक्यूल का मास है, कैपिटल M का मतलब मॉलिक्यूलर मास है। तो VRMS का फॉर्मूला याद करना है, मोस्ट प्रोबेबल का पहला और आखिरी फॉर्मूला याद करना है ये वाला, और ये तो पक्का याद करना है, RMS स्पीड सबसे बड़ी होती है एवरेज से और फिर मोस्ट प्रोबेबल से। ये सीक्वेंस याद करना है, मार्क करने को आ सकता है, ठीक। इसके बाद ये नहीं करना, ये डेरिवेशंस आपको नहीं करने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मीन फ्री पाथ आ सकता है। मीन फ्री पाथ किसे बोलते हैं, देखो मीन फ्री पाथ है, मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते जाते हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कोलाइड करेगा, जब तक कोलाइड नहीं करेगा स्ट्रेट जाएगा, और डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसको फ्री पाथ बोलते हैं। फिर दूसरे मॉलिक्यूल की टक्कर से पहले भी फ्री पाथ है। हर बार डिस्टेंस सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है, पर अगर मैं एवरेज डिस्टेंस पूछूं हर कोलिजन में कितना है, तो तुम क्या करोगे, सभी डिस्टेंसेस को लोगे, उनको ऐड करोगे, और उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या कोलिजन से डिवाइड कर दोगे, तो मीन फ्री पाथ आ जाएगा। फ्री पाथ की मीन वैल्यू को मीन फ्री पाथ बोलते हैं। तो इसमें ऐसे लिखना है आपने, सबसे पहले ये लिखना है कि दो सक्सेसिव कोलिजन में मॉलिक्यूल स्ट्रेट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कोलिजन के बीच में, उसको फ्री पाथ बोलते हैं। फिर ये लिखना है मीन फ्री पाथ डिफाइंड किया जाएगा एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, और फिर फॉर्मूला लिखना है उसका, ये फॉर्मूला है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए एक्सप्रेशन पूछा जाएगा। एक्सप्रेशन में पहली लाइन ये लिखनी है कि इसके अंदर मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल इक्वल साइज का मॉलिक्यूल ऑफ डायमीटर d, और दूसरी असम्पशन ये लिखनी है कि सारे मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे एक्सेप्ट एक मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल सभी मॉलिक्यूल को टक्कर मारता हुआ जाएगा। फिर ये डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम में ये वो मॉलिक्यूल है जो आगे की तरफ मूव कर रहा है डायमीटर d, ठीक है, और डायमीटर d, और इमेजिन करो कि बाकी मॉलिक्यूल्स इसके आसपास किस पे पड़े हुए हैं, एट रेस्ट। अब जो मॉलिक्यूल बहुत दूर है उसको कंसिडर नहीं करना, क्योंकि उसको वो कोलाइड कर नहीं पाएगा। तो आपने एक वॉल्यूम लेना है। अब ये वॉल्यूम, ये डायमीटर किसको टच करता हुआ जा रहा है, उनको टच करता हुआ जा रहा है जो इसके बिल्कुल 50% अंदर है। हल्का सा भी मॉलिक्यूल बाहर हो गया तो सीधा निकल जाएगा। तो ये डायग्राम आपने बनाना है। तो इसके अंदर ये d/2 है, ये d/2, तो ये टोटल जो वॉल्यूम आपने कंसिडर किया उसका रेडियस क्या कंसिडर किया, d। तो डायग्राम आपने बनाना है। इसमें ये मानना है कि सारे मॉलिक्यूल रेस्ट पे एक्सेप्ट ये मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, v × t, इसका एरिया कितना है, πd², तो पूरे का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है πd² एरिया इंटू लेंथ कितनी है, ये लेंथ है, ये टोटल वॉल्यूम आ गया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए n को इस वॉल्यूम से क्या कर दें, मल्टीप्लाई,
क्योंकि n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब करना क्या है इसमें, ये डायग्राम बनाना है, फिर आपने लिखना है कि इसका वॉल्यूम लिख देना, इतना वॉल्यूम है, तो इसके अंदर लिखना है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स कितनी हुई। देखो बाकी सारे मॉलिक्यूल रेस्ट पे हैं, एक मॉलिक्यूल सबको टक्कर मारता हुआ जा रहा है, तो अगर तुम नंबर ऑफ कोलिजन्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसमें ये बता दो कि इस सिलेंडर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एक ही बात है, जितने मॉलिक्यूल हैं सबके साथ टक्कर हुई है, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक ही बात है। तो तुम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो निकाल ही चुके हो, यही नंबर ऑफ कोलिजन्स है इसमें, बस आंसर आ गया। तो लिख देना मीन फ्री पाथ क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स, बस यहां से आंसर आ गया है। अंदर डेरिवेशन एक लाइन की है। तो इसमें अगर ये भी लिखना है एंड में, सारे मॉलिक्यूल अगर मोशन में होते तो आपका फॉर्मूला में √2 ऐड हो जाता, √2 भी लगाना है, स्पेशल केस है। फिर थोड़ी मॉडिफिकेशन करने को आ जाए तो ये भी कर सकते हैं, हमने केटीजी में भी किया था, एवरेज प्रेशर में m/n डेंसिटी होती है, तो n का ये फॉर्मूला आ गया, इस n को यहाँ पे पुट कर दें तो ये फॉर्मूला डेंसिटी फॉर्म में भी आ सकता है। सिमिलरली PV = RT होता है, P की वैल्यू RT/V है, इसको n से एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, n इसके नीचे r के नीचे n, ऐसे R/n बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो P का ये फॉर्मूला बन गया, n की वैल्यू यहाँ से निकाल के मीन फ्री पाथ में पुट करके ये आंसर आ गया। हालांकि यहाँ तक जरूरत नहीं है, तुम यहीं तक कर दोगे तो भी चलेगा। तो मीन फ्री पाथ की बेसिक डेरिवेशन यहाँ तक तो करनी ही है अगर आएगी तो, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम F से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं या इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है जो एक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करती है। जैसे हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे इस चैप्टर में 3 किस्म की एनर्जीज हैं, काइनेटिक, रोटेशनल और वाइब्रेशन, 3 किस्म की एनर्जीज हैं। तो मोनोटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखना 3 है, डायटॉमिक गैस की याद रखना 5 है, और अगर वाइब्रेशन लेनी है तो 2 एनर्जीज और ऐड करनी पड़ेंगी तो 7 है। मोनोटॉमिक डायटॉमिक से ऊपर क्वेश्चन नहीं आता CBSE में, पॉलीटॉमिक मेंस में भी कम ही आता है, पर फिर भी चलो वहाँ तो पता होना चाहिए, आ जाता है, पर इसमें मोनोटॉमिक डायटॉमिक में आएगा। 3 और 5 याद रखना। इसमें क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे तो नहीं आएगा, इस पे आएगा, एक्सप्लेन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, ये आएगा। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट कर लो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी में ये लिखना है, इट स्टेट्स दैट एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल is equally distributed among various degree of freedom and each degree of freedom is associated with energy half kT। मतलब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी हाफ kT है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो f इंटू हाफ kT है, ये एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। और अगर उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, वो एवोगैड्रो नंबर जितने हैं, तो पूरी गैस की 1 मोल की एनर्जी है, इसको इंटरनल एनर्जी भी बोला जाता है। और n इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को R बोला जाता है, तो यहां तक लिख के आना है। तो गैस की इंटरनल एनर्जी 1 मोल की होती है FRT/2। तो अगर ये गैस मोनोटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो 3/2 RT 1 मोल के लिए। और अगर ये गैस क्या है, डायटॉमिक है, तो 5/2 RT। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो इसके अंदर du क्या होता है, 1 CV/dt 1 मोल के लिए। du में हमेशा CV ही यूज करते हैं, बताया था। तो CV की वैल्यू du/dt, du की वैल्यू FRT/2, डिफ्रेंशिएट करके आए ना आए वहां तक तो आएगा। CV की वैल्यू याद रखनी है FR/2, CP की वैल्यू याद रखनी है 1 + F/2 × R, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो गामा का फॉर्मूला याद रखना है 1 + 2/f, क्योंकि इसके ऊपर या तो सीधा ऑब्जेक्टिव मार्क करने को आ जाएगा या फिर आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। नेक्स्ट है CP - CV क्या होता है, R। CP/CV क्या होता है, गामा। इन्हें सॉल्व करके CV और CP के फॉर्मूले याद करने हैं, तीनों के तीनों। ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये पता होना चाहिए कैसे करना है। 2 गैसेस अगर मिक्स होती हैं तो मोलर मास इसके इक्वल है। 2 गैसेस अगर मिक्स होती हैं, फॉर्मूला याद करना है। CV का फॉर्मूला N1CV1 N2CV2 याद करना है, प्रूफ नहीं आएगा। 2 गैसेस मिक्स होती हैं, CP का फॉर्मूला। और 2 गैसेस अगर मिक्स होती हैं तो गामा का फॉर्मूला, गामा ऑफ मिक्सचर।
तो गामा ऑफ मिक्सचर याद करना है, सीवी मिक्सचर याद करना है, सीपी मिक्सचर याद करना है, सीधे फॉर्मूलाज हैं। नेक्स्ट, सिंपल स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट में क्या रिलेशन है, बड़ा सी और छोटे सी का। तो जो बड़ा सी होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट जो होता है वो कैपिटल एम इंटू छोटा सी होता है, याद रखना है। इसमें दो किस्म की स्पेसिफिक हीट्स हैं, एक सीपी और एक सीवी। प्लान दिए हैं उसमें, जिनके पेपर 4 तारीख से हैं, कुछ स्कूल्स हैं कोई ऐसा 4 या 6 को, तो वो फर्स्ट प्लान फॉलो करेंगे, कल 1 बजे या 5 बजे पेपर देंगे। और जिनका थोड़ा लेट है 9 तारीख, वो उनके टाइम लिख रखे हैं मैंने टेस्ट देने के। और जिनके 15 के बाद है, अब वो मार्च में है या 25 को है, जब भी है वो 17 तक अपने गेम को क्लोज करेंगे, बस इससे लेट नहीं। ठीक, सेल्फ स्टडी पे करो, उस पर जो करना है उसको काम करो। तो सीपी ग्रेटर देन सीवी के अंदर क्या करना है, पहली क्वेश्चन लिखनी है फर्स्ट लॉ, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। 1 मोल के लिए 1 सीपी डी टी 1 सीवी डी टी, क्योंकि डी यू में सीवी यूज होता है, और पी डी वी क्योंकि ये कैलोरी है, क्योंकि ये जूल है, इसको कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए जे। पी डी वी मुझे पता है आर डी टी होता है, डी टी डी टी डी टी कैंसिल, रिलेशन आ गया। और क्योंकि ये राइट हैंड साइड ग्रेटर जो है पॉजिटिव क्वांटिटी है, सीपी ग्रेटर देन सीवी है, आ जाता है ये भी। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ के अंदर सबसे पहले जीरोथ लॉ, जो ये कहता है कि ए और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सी और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में। नेक्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट है,
आइसोकोरिक में वॉल्यूम, एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज नहीं है, और साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम रिपीट करता है, ओरिजिनल वैल्यू पे वापस आ जाता है। नेक्स्ट आपने इसमें करना है इंडिकेटर डायग्राम या पीवी डायग्राम क्या होते हैं। ये शो करते हैं एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, और अगर आप इनके अंडर एरिया निकाल लें तो आपको क्या देगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन देगा, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है वर्क डन कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका पीडीवी की इंटीग्रेशन, बस ये पता होना चाहिए, लिखवा के कोई नहीं देख रहा आपसे। नेक्स्ट है इसमें साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, अगर आप साइक्लिक प्रोसेस के अंदर ये शेडेड एरिया को कैलकुलेट कर ले, ये अब आपको नेट अमाउंट ऑफ क्या देगा, वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस। अगर ये क्लॉकवाइज हुआ तो वर्क डन पॉजिटिव मार्क करना, एंटी क्लॉकवाइज तो वर्क डन नेगेटिव मार्क करना। फिजिक्स के अंदर अगर एक्सपेंशन है तो वर्क डन पॉजिटिव है, कंप्रेशन है वर्क डन नेगेटिव है, ये पता होना चाहिए। फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट आ सकती है, इट स्टेट्स दैट अगर हम डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को दें, इसका कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में लग जाएगा और कुछ अमाउंट ऑफ का क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। एप्लीकेशन में याद नहीं करना, पता होना चाहिए, साइक्लिक प्रोसेस में अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो डी यू जीरो, बॉइलिंग प्रोसेस में डी यू जीरो नहीं पुट करना। बॉइलिंग प्रोसेस में डेल्टा क्यू को एम एल पुट करते हैं और डेल्टा डब्ल्यू को पी डी वी, डी यू जीरो नहीं होता। हालांकि बॉइलिंग प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो कायदे से डी यू को जीरो होना चाहिए था, पर बॉइलिंग में हिडन हीट है, लेटेंट हीट है, तो वहां पे डी यू निकलेगा, जीरो मत करना। आइसोथर्मल में डी यू जीरो, एडियाबैटिक में डी क्यू जीरो। वर्क डन आइसोथर्मल आ सकता है 1 मोल के लिए, पहले डायग्राम बनाना है, P1 V1 से P2 V2, किसी भी इंस्टेंट पे प्रेशर P एंड V है, P प्रेशर पे वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया dV, तो इसके अंदर पहला स्टेप PdV की इंटीग्रेशन, आइसोथर्मल PV इक्वल टू RT से P निकालो, इस P को उठा के यहाँ पे पुट करके ये वैल्यू आ गई, R और T बाहर आ गया, 1/V की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ V, एक बार V की जगह अपर एक बार लोअर लिमिट, तो ये टर्म आ गई, और फिर लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म बाय सेकेंड टर्म, और लॉग का बेस E है, 10 बेस बनाने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई, आंसर। तो यहां तक करके आना है 1 मोल के लिए। उसी तरीके से इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल PV इज ए कांस्टेंट, इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक क्या होती है, PV रेज़ टू पावर गामा इज अ कांस्टेंट। 3 इक्वेशन याद करनी है, ये प्रूफ नहीं आने वाले, पहली न्यूमेरिकल में काम आएगी। PV रेज़ टू पावर गामा इज अ कांस्टेंट, P रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन T की पावर गामा इज अ कांस्टेंट, या TV रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 इज अ कांस्टेंट। तीनों में से कोई भी न्यूमेरिकल में काम करेगी। इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक मर्जी आपकी, मैं कह नहीं सकता, ये आ सकता है। वर्क डन इन एडियाबैटिक 1 मोल के लिए स्टार्ट यहीं से करना है। एडियाबैटिक में इक्वेशन लिखो, PV गामा इज अ कांस्टेंट, V की पावर गामा नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, KV माइनस गामा, इस P को उठा के यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। K बाहर आ गया, इसकी इंटीग्रेशन में माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा प्लस 1, ये वाली टर्म बाहर आ गई, ये क्या बना, V की पावर 1 माइनस गामा, एक बार V की जगह अपर लिमिट, एक बार V की जगह लोअर लिमिट, इसको उल्टा कर दो, गामा माइनस 1 रिवर्स करो, इसको भी रिवर्स करो, V1 आ गए, ये टर्म आ गई। K को मल्टीप्लाई करो दोनों टर्म्स के साथ, एडियाबैटिक की इक्वेशन है P1 V1 गामा, P2 V2 गामा इज इक्वल टू K, तो तुम इस K की जगह पुट करो P1 V1 गामा, इसकी जगह P2 V2 गामा, पावर एडजस्ट करो, आंसर। और P1 V1 को RT1 भी पुट कर सकते हो। तो यहां तक आपने करके आना है, आइसोथर्मल या एडियाबैटिक का वर्क डन आ सकता है, ठीक है यहां तक। उसके बाद आएगा कंपैरिजन, आइसोथर्मल या एडियाबैटिक में किसका वर्क डन ज्यादा किसका कम, कंपैरिजन करके दिखाओ। तो पहले आइसोथर्मल में PV इज इक्वल टू कांस्टेंट की इक्वेशन लिखो, इसे डिफरेंशिएट करो, P इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ V प्लस V इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ P इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0। इस टर्म को राइट पे लेके जाओ, dP बाई dV आ गया, और dP बाई dV क्या होता है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस क्या आ गई, माइनस P बाई V। ऐसी एडियाबैटिक लिखो, एडियाबैटिक की इक्वेशन PV इज गामा इज अ कांस्टेंट, इसमें P कांस्टेंट, इसके डिफरेंशिएशन में पावर नीचे गामा इंटू V की पावर गामा माइनस 1 इंटू dV, और V की पावर गामा इंटू dP, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज 0। इस टर्म को राइट पे लेके जाओ, P इंटू गामा एक तरफ, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये एक टर्म, V की पावर्स को एडजस्ट करो और ये वैल्यू आएगी। dP बाई dV एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, और अगर ये स्टेप तुमसे गलत भी हो जाए तो जो आइसोथर्मल का आंसर आया था माइनस P बाई V, उसको एंड में गामा से मल्टीप्लाई कर दो। मैं कहता हूँ स्टेप भूल भी गए
तो गामा लगा देना। एडियाबैटिक में रिजल्ट आइसोथर्मल से गामा टाइम हो जाते हैं। तो ये स्लोप आ गई एडियाबैटिक की, स्लोप आ गई आइसोथर्मल की, दोनों को डिवाइड कर दो, सब कुछ कैंसिल होने के बाद गामा आएगा। गामा ग्रेटर देन 1 है तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल का रिजल्ट है। तुम्हें कर्व गिवन होंगे, जिसकी स्लोप ज्यादा वो एडियाबैटिक, जिसकी कम वो आइसोथर्मल। तो ये एडियाबैटिक आइसोथर्मल कंप्रेशन के टाइम पे, तो क्योंकि ये कर्व ऊपर है इसका एरिया ज्यादा होगा, तो वर्क डन एडियाबैटिक का ज्यादा एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। और एक्सपेंशन में इसकी स्लोप ज्यादा इसकी कम, तो एडियाबैटिक आइसोथर्मल। अब ये ऊपर है तो इसका एरिया ज्यादा, इसका वर्क डन ज्यादा। ऐसे कंपैरिजन करके दिखाना है। फिर ये आ सकता है बल्क मॉडल्स निकालो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का। तुम बल्क की इक्वेशन लिखो, तो माइनस डी पी बाई डी वी बाई वी, इसको रेसिप्रोकल लो, माइनस वी इंटू डी पी बाई डी वी। डी पी बाई डी वी स्लोप होती है, आइसोथर्मल की स्लोप अभी अभी ऊपर निकाली डिफ्रेंशिएट करके, कितनी थी, माइनस पी बाई वी। इसकी जगह पुट कर दो माइनस पी बाई वी, आंसर आ गया पी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस पे किसी भी गैस का बल्क मॉडुलस क्या होता है, पी। और एडियाबैटिक में सेम रिजल्ट कितने टाइम हो जाएगा, गामा। हर जगह गामा गामा कर दो, गामा इंटू पी। तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का बल्क मॉडुलस इस तरीके से निकलेगा, एंट्रोपी नहीं आती। नेक्स्ट है ये नहीं आएगा, पॉलीट्रोपिक वाला कुछ नहीं आएगा ये। ये लो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लिमिटेशंस क्या है, फर्स्ट लॉ की लिख देना। इट डज नॉट इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। फर्स्ट लॉ डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर नहीं बताता, और साथ में फर्स्ट लॉ ये भी नहीं बताता कि क्यों पूरी की पूरी हीट वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो सकती। हीट वर्क डन में 100% कन्वर्जन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये फर्स्ट लॉ नहीं बता पाया, सेकेंड लॉ बताता है। सेकेंड लॉ की अगर डेफिनेशन आ जाए तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये कहती है कि दुनिया में कोई ऐसा केस पॉसिबल ही नहीं है कि आप हीट को एब्जॉर्ब करें और सारी की सारी हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर दें। दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है, सारी हीट वर्क डन में कन्वर्ट ही नहीं हो सकती। और दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अपने आप हीट कोल्डर बॉडी से कहाँ चली जाए, हॉटर में। ये हो नहीं सकता। ठीक, तुम्हें इंजन लगाना पड़ेगा या रेफ्रिजरेटर लगाना पड़ेगा। तो इसके बाद है कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज़ है, हीट इंजन। हीट इंजन के अंदर ये डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है हीट को वर्क में, प्रिंसिपल सेकेंड लॉ। और इसकी कंस्ट्रक्शन में 3 चीज़ें चाहिए, एक सोर्स, एक सिंक और एक वर्किंग सब्सटेंस। तो किसी भी इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है कि कितना वर्क डन किया अपॉन कितनी हीट एब्जॉर्ब की। तो मान लो आपने सोर्स से Q1 हीट ली, Q2 नीचे फेंकी, तो वर्क डन कितना किया, Q1 माइनस Q2। कितना वर्क डन किया, कितने इनपुट है, इसको एफिशिएंसी बोलते हैं। और W का मतलब Q1 माइनस Q2 सॉल्व करके आंसर आ गया। एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये सिंपल किसी भी इंजन की बात हो रही है। तुम्हें पूछा जाएगा कारनॉट इंजन, लिखा होगा कारनॉट, तो अगर कोई भी इंजन लिखा हुआ है फिर तो ठीक है, समझ होगी, 2 नंबर में ऐड लिख दिया। अगर कारनॉट लिखा है फिर यहां से स्टार्ट हो जाओ। कारनॉट इंजन एक डिवाइस है जो हीट को वर्क में कॉन्टिन्यूसली कन्वर्ट करता है और साइक्लिक प्रोसेस यूज करता है। फिर इसमें इसकी प्रिंसिपल लिख देना, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की प्रिंसिपल है इसका। कंस्ट्रक्शन में बनाना, सोर्स है, स्टैंड है, सिंक है और वर्किंग सब्सटेंस है। फिर पहले इसको यहाँ लेके जाना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवाना, एडियाबैटिक एक्सपेंशन करवाना, आइसोथर्मल कंप्रेशन करवाना, एडियाबैटिक कंप्रेशन, साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट। तो फिर ये इसमें 4 लाइनें लिख देना, 4 लाइनें कि एक सिलेंडर है, इसके अंदर सोर्स है, सिंक है, इंसुलेटिंग स्टैंड है और वर्किंग सब्सटेंस है। फिर ये ग्राफ प्लॉट करना जिसमें एक्सपेंशन शो करना, आइसोथर्मल T1 टेम्परेचर पे हीट ली जा रही है Q1, एडियाबैटिक में कोई हीट नहीं है, आइसोथर्मल में फेंकी जा रही है Q2, एडियाबैटिक में कोई हीट नहीं है। तो ये फॉर्मूला लिखना, पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, W1 अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ और हीट कितनी ली गई, Q1। आइसोथर्मल का फॉर्मूला लगा देना। फिर दूसरा एडियाबैटिक का वर्क डन है, हीट तो एडियाबैटिक में होती नहीं, एडियाबैटिक का फॉर्मूला लगा देना, इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल। फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन करना, लेकिन इसमें हीट रिजेक्ट हो रही है Q2, W2, W3 अमाउंट ऑफ वर्क डन है, आइसोथर्मल का फॉर्मूला
मैंने बताया था आइसोथर्मल के फॉर्मूले में ये फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम होना चाहिए, पर यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल है, रीजन कंप्रेशन है। या तो V4 को ऊपर लिखो और नेगेटिव साइन लगाओ कंप्रेशन का, ये इसको पॉजिटिव रखो, उल्टा कर दो, इससे एक ही बात है। तो यहाँ पर ऐसी एडियाबैटिक में वर्क डन हीट नहीं होती, तो एडियाबैटिक में फॉर्मूला लगा दो किसका, वर्क डन का। अब याद रखना जो ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा वो फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, सेम वैल्यू आती है। कंफ्यूज भी हो गए तो भी कंफ्यूज नहीं होना, ये सेम वैल्यू लिख देनी है, सेम। फिर एंड में शो करना है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है, दो एक्सपेंशन का दो कंप्रेशन का, W4 और W2, W4 और W2 का मैग्नीट्यूड सेम है, ये आपस में कैंसल, आंसर W1 माइनस W3, W1 Q1 है, W3 Q2 है, प्रूव हो गया वर्क डन Q1 माइनस Q2 है। फिर आपने लिखनी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला किसी भी इंजन का हमने ड्राइव किया था, Q2 Q1 का फॉर्मूला ऊपर से यहाँ वैल्यू पुट कर दी, ये टर्म आ गई। एंड में सबको पता है ये टर्म कैंसिल होने वाली है, और कैंसिल होने के लिए ये रेशियो बराबर होगी तभी कैंसिल है। और रेशियो बराबर कैसे होगी, पहला प्रोसेस आइसोथर्मल लगाना, फिर एडियाबैटिक लगाना, आइसोथर्मल लगाना, एडियाबैटिक लगाना, सबके लेफ्ट और सबके राइट कैंसिल कर देना। कैंसिल होने के बाद कुछ भी तुम्हें समझ में आए ना आए, इतना मैथ तो आता है, और नहीं भी आता तो कम से कम ये तो प्रूव कर देना कि V3 बाई V4 इजिकल टू V2 बाई V1, मतलब कह देना हो गया, हो गया, कर दिया। नहीं भी आया तब भी कर देना आखिरी स्टेप में, और इसे कैंसिल करने के बाद यहाँ तक कराना, ठीक। और इसका उल्टा है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का डायग्राम याद रखना, सारे एरो उसमें उल्टे हैं। रेफ्रिजरेटर सिंक में से हीट निकालता है और सोर्स में फेंकता है, उल्टे इसमें वर्क डन किया जाता है। रेफ्रिजरेटर की मेजर की जाती है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है कितनी हीट उसने उठाई और कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन उसने किया। तो वर्क डन क्या होता है, Q1 माइनस Q2, Q2 से डिवाइड किया, Q1 बाई Q2, T1 बाई T2 होता है। ये दोनों फॉर्मूला याद रखने हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के।